Everyone, welcome to Sonam classes. Today we will do MCQs of basis and dimension topic. अगर आपने basis and dimensions की basics वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको तभी MCQs अच्छे से क्लियर होंगे और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलो अब हम अपने MCQs स्टार्ट करते हैं। द डायमेंशन ऑफ C ओवर R इज, आपको मैंने बताया था C ओवर R, फटाफट से सोचो C ओवर R के लिए हमें 1 और आयोटा चाहिए था स्टैंडर्ड बेसिस में, तो एलिमेंट्स की संख्या कितनी हुई 2, तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया B। नेक्स्ट देखो डायमेंशन ऑफ R ओवर R, हाँ जी R ओवर R के स्टैंडर्ड बेसिस में क्या बताया था मैंने कि सिर्फ 1 डाल दो, तो इसका मतलब बेसिस की एलिमेंट्स की संख्या कितनी हुई 1, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया 1। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। V एक वेक्टर स्पेस है ऑफ M इंटू N मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, यानी कि जब आप मैट्रिक्स बना रहे होंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, रियल से आ रहे हैं। और ओवर अ फील्ड आर, यानी कि V जो वेक्टर स्पेस है जब आपको स्केलर्स लेने का टाइम आएगा तो वो भी R से ले लेंगे, तो देखा जाए तो ये R ओवर R है, लेकिन मैट्रिक्स क्या है M इंटू N की, तो डायमेंशन ऑफ V, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपकी ये है रो और ये है कॉलम, और जब आपको इसकी स्टैंडर्ड बेसिस बनाने हो तो स्टैंडर्ड बेसिस किस तरीके से बनाते हैं और आंसर हमारा क्या आ जाएगा वो किस तरीके से करते हैं। देखो मान लो कि मुझे m इंटू एन में m को कहा गया 2 और n को कहा गया 4, तो मतलब 2 रो चाहिए मुझे, 4 कॉलम चाहिए, और मेरा काम क्या है R ओवर R पर है, लेकिन मैट्रिक्स क्या है 2 इंटू 4 की, तो मैं क्या करूंगी 2 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनानी शुरू कर दूंगी, क्योंकि R ओवर R है तो हर पोजीशन पर एक एक बार 1 देती जाऊंगी। देखो एक बार पहले पर 1 दे दिया, दूसरे पर 1 दे दिया, फिर तीसरे पर 1 दे दिया, फिर यहाँ पर 1 दे दिया। अब देखो ऊपर वाली रो में चारों पोजीशन पर 1 आ गया, अब नीचे वाली रो में देखो पहली पोजीशन पर 1, दूसरी पोजीशन पर 1, तीसरी पोजीशन पर 1, चौथी पोजीशन पर 1, तो आपने ये चीज़ देखी कि हर पोजीशन पर एक बार 1 आ चुका है। अब आप कहोगे कि भाई अब अच्छा हम ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड बेसिस, अब इसके एलिमेंट्स की संख्या को गिनने की क्या ज़रूरत है, आपको मैंने ट्रिक बताई थी m इंटू एन, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही इसका क्या हो जाएगी डायमेंशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 2 इंटू 4 के अकॉर्डिंग 8 है, लेकिन हमारी मैट्रिक्स तो 2 इंटू 4 की बजाय क्या थी m इंटू एन, तो हमारा जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा m इंटू एन, यानी कि आंसर क्या हो गया C। तो कभी भी R ओवर R हो और मतलब सेम से सेम पर हो और आपको मैट्रिक्स दे रखी हो, तो बस आप उनकी रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना। आंसर हमारा क्या हो गया C, क्योंकि हमारी m इंटू एन थी ना, तो आंसर आ गया mn। नेक्स्ट एक और डायमेंशन ऑफ C ओवर C, हाँ जी सेम से सेम पर तो सिर्फ 1 की नीड होती है, जब बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस में ही सिर्फ 1 है, तो जब संख्या गिनोगे तो भी तो 1 होगी, तो हमारा आंसर क्या हो गया A। नेक्स्ट देखो द डायमेंशन ऑफ R ओवर Q, अब R ओवर Q में देखो ये थोड़ा ध्यान से देखो, हमारा ना रियल नंबर का सेट है वेक्टर स्पेस, और ओवर वाला कहाँ से आ रहा है रैशनल से। अब एक बात बताओ, रियल में तो रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। अब रियल वाले को जब अपने रैशनल एलिमेंट बनाने होंगे तब तो वो 1 की हेल्प ले लेगा, है ना, क्योंकि ओवर हमारा रैशनल है, लेकिन जब उसको इरेशनल बनाने होंगे तो क्या इरेशनल Q दे देगा, नहीं ऐसे तो, और इरेशनल तो इतने सारे होते हैं कि हम तो बना ही नहीं पाएंगे। अगर हम 1-2 एलिमेंट भी ले लें, मान लो मुझे √2 बनाना हो तो √2 चलो मैं ले लेती हूँ, पर अगर √3 वाला बनाना हो फिर √3 अलग लेना पड़ेगा, √7 वाला बनाना हो कोई एलिमेंट तो √7, ऐसे तो करते करते बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे, इसीलिए इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखो डायमेंशन ऑफ Q√2 ओवर Q, Q√2 में ना एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, A प्लस B√2 टाइप के होते हैं। तो अब आप खुद सोचो, जैसे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर था C ओवर R, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता था कि A प्लस B आयोटा,
है ना। तो हमने C/R में स्टैंडर्ड बेसिस क्या ले लिया था, 1 और आयोटा। तो अब आप समझ ही गए हो भाई Q√2 में अगर A+B√2 टाइप के एलिमेंट बनाने हैं ओवर Q के, तो Q सारे रैशनल तो दे देगा पर √2 वाला नहीं दे पाएगा। जैसे कि हमारा ये चीज़ जो थी वो सारी चीज़ वो तो दे देता था लेकिन आयोटा वाला नहीं दे पाता था। तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे 1 और एक ले लेंगे √2, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो Li हो गए और Q√2 का हर एक एलिमेंट, कोई मुझे कहे ना कि 7 + 9 √2 बनाओ, तो वो कहेगा लो 7 × 1 कर दो प्लस में 9 × √2 कर दो। कोई कहे 17 और 19 वाला, लो स्केलर तो ये देने को तैयार है, √2 और 1 हमारा स्टैंडर्ड बेसिस में आ गया। तो इसका मतलब Q√2 के हर एक एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड बेसिस अगर हमारा बन गया और स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट्स की जो संख्या है वो कितनी है, 2, तो हमारी जो डायमेंशन है वो क्या हो गई, 2। डायमेंशन 2 आया ना हमारा आंसर। देखो कहाँ पर है हमारा 2, बी ऑप्शन पर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी एक वेक्टर स्पेस है ऑल 5 × 5 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन डायमेंशन ऑफ वी। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि भाई ऐसे डायमेंशन जल्दी जल्दी से निकालनी हो तो किस तरीके से करते हैं। देखो हमें 5 × 5 की एंट्री तो है ये रियल और मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं, इसको ध्यान से देखो। मैंने 5 × 5 की 5 रो ले ली, 5 कॉलम ले ली। आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल वाला पार्ट होता है वो सारा क्या होता है, 0, यानी कि हम 0 को तो चेंज कर नहीं सकते। अब ध्यान से देखना, इस वाली पोजीशन को देखो, ये वाली पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा उसका नेगेटिव यहाँ होगा। मतलब अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब जो ये लिखेगा ना, ये एलिमेंट उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, जो ये लिखेगा उसका ये, इस वाले एलिमेंट का इससे लिंक, इस वाले एलिमेंट का इससे लिंक। अच्छा, ये तो हो गया इस लाइन का इस लाइन से लिंक। अब इधर आओ, ये वाली चीज़ है, ये ग्रीन कलर का मैंने इसलिए लिया हुआ है। अब जो एलिमेंट यहाँ पर होगा ना उससे अपोजिट साइन का यहाँ होगा। अच्छा, जो एलिमेंट यहाँ पर होगा उससे अपोजिट साइन का यहाँ होगा और जो एलिमेंट यहाँ पर होगा उससे अपोजिट साइन का यहाँ होगा। इस वाली लाइन का भी हो गया काम। अब इधर आओ, जो एलिमेंट यहाँ पर होगा उसके अपोजिट साइन का यहाँ होगा और जो एलिमेंट यहाँ होगा उसके अपोजिट साइन का यहाँ पर होगा। और फिर इधर आओ, जो ये एलिमेंट यहाँ पर होगा उससे अपोजिट साइन का यहाँ पर होगा। कहने का मतलब ये वाले सारे एलिमेंट इन वाले सारों पर डिपेंड करके। फ्री बताओ कितनी है, फ्री एलिमेंट हो गए भाई जो आप यहाँ पर जो मर्जी भर सकते हो, है ना। या फिर यूं कहो कि यहाँ पर जो मर्जी भर सकते हो, तो ये वाले टोटल मिला के भाई हर किसी के 2 हैं, एक को भरोगे दूसरा उसके अपोजिट साइन का होगा। तो आपने जब भी डायमेंशन चेक करनी हो ना, इतना माइंड में सेट कर लो, बस डायमेंशन क्या कहता है कि फ्री वाली चीज़ देख लो। जितनी फ्री चीज़ें, जितनी मतलब फ्री वाली चीज़ है उतनी ही हमारी क्या होगी, डायमेंशन होगी। अब देखना डायमेंशन कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो। ये अब ये वाला मान लो मैंने ये सोच लिया कि ये वाले इनसे मिलकर बन रहे, तो ये देखो 0 पर हम कुछ नहीं कर सकते, ये वाले पे भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम भरेंगे एलिमेंट। अब आप खुद देखना, जब ये सारी चीज़ें हमने हटा दी, एक एलिमेंट, इस वाली लाइन ने 2 एलिमेंट, इस वाली लाइन ने 3 एलिमेंट, इस वाली लाइन ने 4 एलिमेंट। तो हमारा बताना कितना बन गया, 4 3 7 8 9 और 1 10। आंसर कितना आ गया, 10। अब आप कहोगे कि भाई ये तो चलो 5 × 5 की थी, भाई कोई 10 × 10 की दे देता है, 100 × 100 की दे देता है। चलो अब तो मैंने ऐड कर लिया, कोई 200 × 200 की दे देगा, तो कौन ऐड करेगा। अब एक ट्रिक सुनो, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और एंट्री रियल हो, आप बस अपना ऑर्डर देख लो। जैसे 5 था तो आपने 1 से लेकर 4 तक का सम कर देना है। और अब मान लो मैं आपको कहती हूँ कि भाई 10 × 10 वाले का करके दिखाओ, तो आप क्या कहोगे, समझ गए, 9 तक का सम। और क्या आपको नेचुरल नंबर का सम नहीं आता, n × n + 1/2। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ये लो। यानी कि 45। लेकिन हमारा तो 5 × 5 का था ना। आप देख लो, अगर इस फॉर्मूले से करो तो 4 × 4 + 1/2, तो कितना आ गया, 10 आ गया। कहने का मतलब जितना ऑर्डर है उससे कम तक जाना है आपने सम करने के लिए, ठीक।
तो अब हमारा आंसर 10 आया ना, देखते हैं 10 ऑप्शन कहाँ है, सी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, सी। 8th क्वेश्चन देखो, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस सी स्क्वायर ओवर आर। अब पहले तो देखो अपने माइंड में सी ओवर आर का सोच लो, एक 1 की जरूरत होती है और एक आयोटा की जरूरत होती है, लेकिन अब 2 टप्पल वाला है। ये देखो सी ओवर आर में 1 और आयोटा की जरूरत होती है, लेकिन सी स्क्वायर क्या कहेगा कि 2 टप्पल। अब आपको मैंने बता रखा है पोजीशन पर जब सी ओवर आर हो तो एक एक बार 1 दे दो और एक एक बार आयोटा दे दो, स्टैंडर्ड बेसिस बनाने के लिए। देखो 1 दे दिया, फिर 0, फिर सेकंड वाली पोजीशन पर 1, पहली वाली पोजीशन पर आयोटा, फिर सेकंड वाली पोजीशन पर आयोटा, तो बन गए ना। तो टोटल कितने हो गए, 4, और ये आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया, बी ऑप्शन पर देखते हैं, पक्का 4 होगा। ये देखो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, वी एक वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ध्यान से देखो, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर द फील्ड आर, रियल फील्ड। ये तो हो गया ओवर वाले एलिमेंट, और इसको पढ़ो, सेट तो कौन सा है, सी, लेकिन कौन से वाला, ऑर्डर्ड पेयर वाला। तो ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन ही हो गया ना, बस इससे लैंग्वेज में लिख दिया कि ओवर आर, इससे भी कहा ओवर आर, इससे का सी सेट, हाँ जी, इसके 2 टप्पल यानी कि ऑर्डर पेयर, तो ये भी क्या बन गया, सी स्क्वायर ओवर आर बन गया। तो अब बताओ, अब बस ये था कि सी स्क्वायर का नाम यहाँ क्या है, वी ओवर आर, तो क्वेश्चन तो वही हो गया, आंसर क्या था उसका, 4। ये लो आंसर क्या आ गया, डी। हाँ जी, नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, जो बेसिक्स वाली वीडियो थी बेसिस एंड डायमेंशन की। The dimension of the vector space Pn over R of all polynomials in X of degree at most n, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री कितनी है, n, over the field R। हाँ जी, आपको स्टैंडर्ड बेसिस याद है Pn वाले का, क्या था, 1x x स्क्वायर x क्यूब अप टू xn। तो टोटल कितने एलिमेंट्स थे, देखो ये था Pnx। स्टैंडर्ड बेसिस आपको मैंने सिखाया था भाई, जितना हो, अगर 10 हो तो फिर 1 से लेकर पूरा यहाँ 10 तक जाना है, n हो तो n तक जाना है। अब हमें तो डायमेंशन बतानी है ना, स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर एलिमेंट्स की संख्या गिन लो, वही आपका क्या होता है, डायमेंशन। n तो हो गई ये, और 1 हो गया ये, और n और 1 n+1, तो हमारे पास, और आपको मैंने बताया भी था कि अगर मान लो P10x है तो फिर आप 10 में 1 जोड़ दो, डायमेंशन कितनी होगी, 11। लेकिन कंडीशन ये है कि R ओवर R, यानी कि सेम पर होना चाहिए, या C ओवर C, मतलब कहने का मतलब ये है कि सेम से सेम पर होना चाहिए, हमारा R ओवर R ही होगा। तो बताओ n+1 कहाँ है, C ऑप्शन पर। नेक्स्ट देखो, W एक सबस्पेस है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, देन, हाँ जी, हमने इसका फॉर्मूला याद किया था, कैसे याद किया था, ऊपर की डायमेंशन माइनस नीचे की डायमेंशन, ये रहा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, W1 और W2 एक फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसेस हैं, किसके, एक वेक्टर स्पेस V के, और ये हमें दे रखा है W1 की डायमेंशन, W2 की डायमेंशन और उनके सम की डायमेंशन, और हमसे इंटरसेक्शन की मांगी है। तो आपको मैंने फॉर्मूला याद करवाया था बेसिक वाली वीडियो में, देखो ये देखो, इसकी 3 थी, फॉर्मूला आपको याद है ना, W1 प्लस W2 की डायमेंशन इज इक्वल टू W1 की डायमेंशन प्लस W2 की डायमेंशन माइनस दोनों की इंटरसेक्शन की। तो इसकी 3, इसकी 2 दे रखी है, इसकी भी 2 दे रखी है, तो ये फाइंड करना है, ये नेगेटिव है और इन दोनों को ऐड किया, ये 4। अब ये नेगेटिव था, इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव, 4 में से 3 गया 1, तो डायमेंशन कितनी आ गई, 1। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन पर है 1, किस पर है, ए पर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट देखो, एस आपको एक सेट दे रखा है, उसके अंदर है 0 1 अल्फा, अल्फा 1 0 1 अल्फा 1, ठीक है। कहता है ये जो एस सेट है ना, ये क्या है, बेसिस, किसका बेसिस है, R³ का। तो कहते हैं बताओ कौन सी कंडीशन होगी तो बेसिस होगा, और बेसिस होगा तो वो कंडीशन होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या है, R³ की स्टैंडर्ड बेसिस में बताओ संख्या कितनी थी, 3, वेक्टर्स कितनी है, 3। तो क्यों ना हम इसको, भाई बेसिस है तो क्या होगा, Li तो होगा ही होगा, और वैसे भी बेसिस मैक्सिमल Li वाला काम तो करता ही है ना, और मैक्सिमल तो ये है ही सही क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं और Li भी है। अब आप एक बात बताओ, जब बेसिस है तो Li है, और Li के लिए क्या कंडीशन होती थी, भाई डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो ले लो, बस चुपचाप करके अपने डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो रखो, जो अल्फा पर कंडीशन आएगी वो आंसर।
ये देखो, ये था ना एस बेसिस है तो भाई एल आई है, एल आई है तो डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। इसकी मैट्रिक्स बना दी। ठीक, मैट्रिक्स बना दी तो हमने क्या किया, अच्छा आप कहोगे कि भाई आपने ऐसे नहीं लिखा, तो डिटर्मिनेंट जो होता है चाहे आप कॉलम में ऐसे लिख दो, चाहे मतलब अगर इंटरचेंज भी कर देते हो ना तो भी सेम रहता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऐसे लिख दिए 0 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा 1 0 और 1 अल्फ़ा 1। डिटर्मिनेंट को क्या रख दिया, नॉन जीरो। अब सॉल्व करती हूँ, नॉन जीरो रखा, डिटर्मिनेंट ये 0, फिर ये -1, ये कैंसिल, अल्फ़ा 0 1 1, फिर प्लस अल्फ़ा, ये आ गया अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा, नॉन जीरो के इक्वल रख दिया। ठीक है ना, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हम यहाँ तक आ गए। अल्फ़ा क्यू -2 अल्फ़ा इज दिस, अल्फ़ा इसमें से क्या ले लिया हमने, कॉमन। यहाँ क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर -2 इज नॉन जीरो। अब ध्यान से इसको भी नॉन जीरो रख दो, इसको भी नॉन जीरो रख दो, तो हमारी कंडीशन क्या आ गई, अल्फ़ा भी नॉन जीरो और अल्फ़ा स्क्वायर हमारा नॉन 2। तो देखते हैं किस पर है, इफ़ एंड ऑनली इफ का था, ये कंडीशन होगी तो पक्का बेसिस होगा, बेसिस होगा तो पक्का ये कंडीशन होगी। तो आंसर क्या आ गया, सी। नेक्स्ट देखो, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दिस। जब कोई वेक्टर स्पेस स्पैन हो रहा हो किसी से और उसकी डायमेंशन निकालनी हो, बस आप ये देख लिया करो, रो एक्लन फॉर्म बनाते हो ना, उसमें बस देख लिया करो कितनी नॉन जीरो रोज हैं, जितनी नॉन जीरो रोज उतनी ही डायमेंशन। करके देखते हैं, देखो ये है हमारा वेक्टर, ये और ये देखते हैं। ये देखो ये दो थे ना, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया। हाँ, हॉरिजेंटली लिख देना, ठीक है, इसमें हॉरिजेंटली लिखते हैं। ठीक, अब आप खुद देखोगे मुझे इसको 0 बनाना है। ठीक, तो मैं क्या करूँगी, R2 - R1, ऑपरेशन लगाया मैंने, 1 में से 1 गया 0, 1 + 2 3, -2 -3 -5, 3 + 1 4। अब आप बस इतना देखो कि दोनों नॉन जीरो रोज हैं, पहली भी नॉन जीरो दूसरी भी नॉन जीरो। कितनी नॉन जीरो रोज होगी, 2, तो डायमेंशन क्या होगी 2, और 2 किस पर लिखा हुआ है, बी वाले पर। आंसर क्या था, 2। कंप्लीट हो गया। तो जब भी स्पैन वाला आए अपनी रो एक्लन फॉर्म में बस ये देख लो कि नॉन जीरो रोज कितनी है, जितनी नॉन जीरो रोज आपकी आ जाएंगी, लेकिन रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस W ऑफ R4। देखो वेक्टर स्पेस का नाम है R4, उसके सब स्पेस की डायमेंशन बतानी है, और सब स्पेस किससे जनरेट हो रहा है, इन्हीं तीनों से। तो एक तरह से ऊपर वाली चीज ही आ गई, बस वहां पर आपको वेक्टर स्पेस कह दिया था कि इससे स्पैन हो रहा है, अब सब स्पेस कह दिया स्पैन हो रहा है, तो कुछ भी नया नहीं है। हम बस इन तीनों को जाकर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के और उसकी रो एक्लन फॉर्म करते हैं और देखते हैं कितनी नॉन जीरो रोज आती हैं। देखो हमारे 3 वेक्टर थे, हॉरिजेंटली मैंने लिख दिए। ठीक है, अच्छा अब ये वाला तो 0 था ही, मुझे इसको 0 बनाना है, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने ऑपरेशन लगा दी, R2 - 2R1। तो करते हैं, 2 - 2 0, 1 - 8 - 7, -3 + 2 -1, -1 -6 -7 आ गई ये चीज़। ठीक, अब बात यह है कि भाई 0 तो बनाना है, लेकिन 7 और 2 का तो लिंक बड़ा मुश्किल बनाना है, तो हम क्या करते हैं भाई, इक्विवेलेंट ही तो होती है, इस वाली लाइन में से क्या करते हैं, -7 को कॉमन ही ले लेते हैं। जब मैंने -7 कॉमन लिया तो ये 1 बन गया, ये 1/7 बन गया और ये 1 बन गया, क्योंकि लिख के दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इक्विवेलेंट हो जाता है। अच्छा नीचे वाली यू की हो। अब बताओ मुझे इसको क्या बनाना है, 0, तो 2 - 2 0 होगा ना, तो R3 पर ऑपरेशन लगा देते हैं। ये देखो मैंने पहले ये वाला ले लिया जो हमारा था, अब R3 पर जब ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगी, R3 - 2R2, ऑपरेशन लगाई, सॉल्व करा, पहली वाली लाइन एज इट इज, दूसरी वाली एज इट इज, तीसरी वाली देखो 0 - 0, 2 - 2 0, 1 - 2 × 7, इसको सॉल्व किया, ये आ गया हमारा 5/7। ठीक, फिर -5 और फिर -2 -7। अब टोटल मिला के ये देखो रो एक्लन फॉर्म आ चुकी है। रो एक्लन फॉर्म पता है क्या होती है भाई, हर लाइन में आपके पहले पहले नंबर पर जब सर्कल लग जाए, ठीक है, तो वो आपका, और जितनी फिर 0 रोज होंगी वो तो होंगी, अब हमारी तो है ही नहीं, तो ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो, तो कितनी नॉन जीरो रोज होगी, 3, तो डायमेंशन भी कितनी आ गई, 3, और वो हमारे किस पर है, सी ऑप्शन पर। देख लो सी पर है ना 3, तो आंसर क्या हो गया, 3। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ R की 3। R की 3 का कौन बेसिस नहीं है,
अब एक बात हो, आर की 3 तो मैक्सिमल एल आई में 3 ही होंगे, है ना। और देखो सारे ही 3 वेक्टर हैं, तो बस इनको एल आई चेक कर लेते हैं। अगर तो एल आई बन गया तो बेसिस है, एल आई नहीं बना तो बेसिस नहीं है। देखते हैं 1 बाय 1। देखो जब पहले वाला उठाया ना वो 3 0 0 था, 0 -1 0 था, 0 0 1 बाय 2 था। ये तो भाई तीनों ही अपना क्या है, एक एक वो ले लिया, रैंक 3 आ गई, तो ये तो एल आई हो गया, है ना, क्योंकि 3 रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। मैक्सिमल एल आई तो बेसिस, पहले वाला ऑप्शन तो बेसिस है, मतलब वो तो क्रॉस हो गया। सेकंड वाले ऑप्शन में जब हमने किया, इनको लिखा और ऑपरेशंस लगाई, ऑपरेशंस लगाने के बाद देखो ये वाली लाइन फिर इस पर लगाई 0, फिर 2 - 2 0, 1 - 3 -2। अब इधर से देखो ये वाली लाइन में -3 कॉमन ले लिया और -2 भी कॉमन ले लिया। यह आ गया, -3 ले लिया, -2 तो 1 1 बन गई। अब दोनों सेम है तो एक तो 0 बन ही जाएगी, तो R3 - R2। अब टोटल मिलाकर देखो नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। अगर 2 नॉन जीरो रोज हैं तो डायमेंशन भी कितनी आ गई, 2। और ये हमारी किससे कम है, नंबर ऑफ कॉलम से कम है, तो ये क्या बन गया, LD। और अगर मान लो अगर आपको लग रहा है ये तो बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, तो आपको मैंने एक और ट्रिक भी सिखाई थी ना LD और LI वाली वीडियो में, कि अगर आपका डिटर्मिनेंट, अगर स्केयर मैट्रिक्स हो और अगर उसका डिटर्मिनेंट करें और वो अगर 0 आ जाए तो LD, नॉन जीरो आए तो LI, तो हम इतना लॉन्ग प्रोसेस क्यों करें। ये मैंने सिर्फ करके दिखाया है क्योंकि एकदम ध्यान नहीं आता, और अगर हम कर बैठे तो। अब देखो ये देखो यही था, हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला और डिटर्मिनेंट तो और भी जल्दी निकल आया। ये कहे 2 - 2, ये आ गया 0, 0 आ गया तो LD है तो भाई नॉट बेसिस। और जब नॉट बेसिस पता चल ही गया तो आंसर बी, और एक ही ऑप्शन ठीक है हमारा, तो जब बी वाला ऑप्शन ठीक आ गया तो हमें सी और डी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया था, बी, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था नॉट बेसिस, तो हमने भाई देख लिया कौन LI नहीं है। नेक्स्ट देखो हमारा कहते हैं R की 4 वेक्टर स्पेस में 0 वेक्टर कौन है। भाई R की 4 में मुझे ये बताओ पोजीशन कितनी होंगी, 4। देख ये 3 पोजीशन नहीं है, ये 2 पोजीशन, ये भी नहीं है, ये कितनी पोजीशन है, 4। अब उसमें क्या चाहिए, 0, चारों में 0 0 है, ये आ गया हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, इफ P31 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 3 2 1 एंड 2 1 0 इन R3 आपका स्पेस है, उसमें ये वाला वेक्टर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में दे रखा है, कि मतलब एक्सप्रेस हो जाता है। कहता है तो आप P की वैल्यू बताओ। तो भाई ठीक है, इसको इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लो, जो आपके वो वहाँ से कंडीशन आएगी वहाँ से P की वैल्यू निकाल लेना। देखो ये था ना P31, और इसको इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में, और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते वक्त 2 स्केलर चाहिए थे, तो मैंने ले लिया A और B। ये एज इट इज़ रखा, A की मल्टीप्लाई करो 3A 2A A, B की मल्टीप्लाई करो 2B B और 0। पहला पहले में ऐड, दूसरा दूसरे में ऐड, तीसरा तीसरे में ऐड, ये आ गया। अब इधर देखो ये भी 3 टप्पल, ये भी 3 टप्पल, P वाला इसके इक्वल लिख दिया, 3 वाला 2A + B के इक्वल लिख दिया, और 1 किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल। ये तो उल्टा सीधी कंडीशन निकल आई, और A की वैल्यू 1 आ गई। अब A की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, ये देखो ये रही सेकंड इक्वेशन और ये रही फर्स्ट इक्वेशन। जब मैंने A की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करी तो 2 × 1 + B = 3, 2 + B = 3, B की वैल्यू आ गई 1। अब A की 1 है, B की 1 है, फर्स्ट इक्वेशन में जाकर A को भी 1 लगा दिया, B को भी 1 लगा दिया, वहाँ से P की कंडीशन आ गई। P क्या आ गया, 5, जो कि कौन से ऑप्शन पर है, C ऑप्शन पर। तो आंसर आ गया हमारा 5 आ गया। लीनियर कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि सिंपल छोटा सा पड़ जाता है ना, बस अपना कॉम्बिनेशन में लिखो। जो कई बार स्केलर्स पूछ लिए जाते हैं, कई बार कोई कंडीशन पूछ ली जाती है, तो बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आया है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट फैक्टर का काम। इसका भी वही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन का था, बस ऊपर वाले क्वेश्चन में लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते थे तो स्केलर लेते थे। अब बात आती है कोऑर्डिनेट फैक्टर। अब कोऑर्डिनेट फैक्टर सुनो क्या होते हैं। कहते हैं जैसे तुम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखती हो ना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप किसी भी वेक्टर की उसमें लिख सकते हो अगर एक्सप्रेस हो जाए तो। लेकिन कोऑर्डिनेट फैक्टर कहता है भाई
आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिस वेक्टर के, वो वेक्टर जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो वो जिनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है ना वो कोई बेसिस होगा। तो हमें क्या मतलब है, वो तो पहले से ही होगा ना गिवन, तो हमें कुछ सोचना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में जब लिखते वक्त जो स्केलर्स यूज होते हैं वो स्केलर्स ही क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ठीक, चलो ये वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में निकाल के, और देख लो बस ये 4 वेक्टर क्या है, बेसिस। वो तो खुद ही कहेगा क्योंकि उसको पता है कि भाई इनकी ही आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो और पहले से आपको बेसिस दे रखा है। ठीक है, चलो, और लिखा भी हुआ है ना बेसिस, तो अब इसको इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो। लिख के अब 4 वेक्टर है, एक को ए दे देंगे, एक को बी दे देंगे, एक को सी दे देंगे, एक को डी, और ए बी सी डी की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने अपने वेक्टर को उन 4 वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब देखो यहाँ लिखा भी हुआ है रिलेटिव टू बेसिस, ये ना आपका चारों को ऐसे यूं ही वेक्टर्स नहीं है बल्कि बेसिस के एलिमेंट है। चलो अब सॉल्व करते हैं हम अपना। ए की मल्टीप्लाई करी, 0 ए 0, 0 0 बी बी, सी 0 0 सी, 0 डी 0 0। ठीक है, अब पहले पोजीशन वाले ऐड कर लो, 0 + 0 + सी + 0, ये आया। दूसरी पोजीशन वाला करो, a + 0 + 0 + d, यही आया। हाँ जी, a + b + 0 + 0, यही आया। लास्ट वाला 0 + b + c + 0, यही आया। और अब देखो, पहला वेक्टर पहले -1 के इक्वल, दूसरा वेक्टर 2 के इक्वल, तीसरा वेक्टर 3 के इक्वल, चौथा वेक्टर 4 के इक्वल। जब हमने पहला वेक्टर -1 के इक्वल किया तो c की तो सीधा वैल्यू आ गई। ये क्या आया, a + d 2, ये क्या आया, a + b 3 के इक्वल, और ये क्या आया, b + c 4 के इक्वल। हमारी किसकी आई है, c की। इसमें c नहीं है, इसमें c नहीं है, तो पहले जाके 4th कंडीशन में जाके c लगाते हैं। क्या आ गई वहां से, b। अब b आ गया, जाकर इसमें लगा लो, ये देखो लगा दिया, a की वैल्यू आ गई। अब a भी आ गया, अब किसकी कमी रहेगी, d की, ये रहा, इसमें जाकर लगा दो a की वैल्यू। यहाँ से किसकी आ गई, d की। तो अब देखो a की आई है -2, पहले a वाला लिखो। b की आई है 5, सेकंड नंबर पे b वाला लिखो। c की आई है -1, थर्ड नंबर पर -1 लिखो। और फिर d की आई है 4। क्या है आंसर, -2, 5, -1 और 4। देखते हैं किस पर है, -2, 5, -1 और 4 है a पर, तो हमारा a आंसर हो गया। नेक्स्ट भी हमारा यही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर दिस। इस वेक्टर के इस बेसिस के रिलेटेड कोऑर्डिनेट निकालो। फिर भाई इसको इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, जो ए बी सी आया वही आंसर है। देखो 4, 5, 6 को इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, पहले a से मल्टीप्लाई, फिर b से मल्टीप्लाई, फिर c से मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला ऐड कर दो, ये आ गया। दूसरा ऐड कर दो, ये आ गया। तीसरा ऐड कर दो, ये आ गया। अब देखो, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल। जब पहला आ गया 4 के इक्वल, दूसरा आ गया 5 के इक्वल, तीसरा आ गया 6 के इक्वल। अब ध्यान से सुनना भाई, अब ये तो सॉल्व करना है के लिए कोई पहले सीधी सी तो वैल्यू निकली नहीं। अब हम इन इक्वेशन को किससे सॉल्व करेंगे, रिड्यूस सिस्टम से। इससे आपका एक और टॉपिक भी तैयार हो जाएगा कि जब हम अपनी इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं तो कैसे आंसर निकलता है। देखो रिड्यूस करने का तरीका, पहली इक्वेशन के पास जाओ, a का कोफिशिएंट -1 लिख दो, b का कोफिशिएंट -1 लिख दो, c का कोफिशिएंट 1। फिर यहाँ पर क्या कर दो, कॉलन सिंबल डाल दो, इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये आ गया 4। अब दूसरे पर आओ, a का कोफिशिएंट 1, b का 1, c का नहीं है ना तो क्या डालेंगे 0, और कांस्टेंट क्या है 5। तीसरे पर आओ, a का कोफिशिएंट 1, क्या b का कोफिशिएंट है, नहीं, तो b वाले पोजीशन पर 0 डालो। c का -1 और फिर 6। अब हम इनको रिड्यूस करते रहेंगे। रिड्यूस करने का मतलब रो एक्लन फॉर्म में बनाना है। जैसे हमने R2 पर ऑपरेशन लगाई R2 + R1, और R3 पर ऑपरेशन लगाई R3 + R1। ठीक है, ये वाली लाइन बन गई ऑपरेशन लगाने के बाद, और ये वाली लाइन बन गई। अब हम क्या करें, एक तरह से ये तीसरी पोजीशन पर दिख रहा है, इसको नीचे ले आते हैं और इसको ऊपर, तो ये दोनों आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। देखो इंटरचेंज करके हमने लिख दिया,
अब ध्यान से देखो, रिड्यूस तो हो गया भाई, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। हमें ये नहीं देखना कि 1 1 हो, हमें बस ये देखना है कि भाई एक सर्कल यहाँ लग जाए, एक सर्कल यहाँ लग जाए, एक यहाँ लग जाए, ठीक। अब देखो रिड्यूस करने का तरीका क्या है। अब पहली वाली लाइन में ए बी सी था ना, तो पहले वाले को ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा और इक्वल टू 4, ठीक। दूसरे वाली लाइन में 0 को ए मिला, बी मिला, सी मिला, फिर इक्वल टू। अब इनको देने की क्या ज़रूरत है, सीधा बीच वाले को बी मिल गया, ठीक है। तीसरे वाले में जाओ, इसको सी मिलेगा। अब बताओ, सीधा आंसर आ गया, सी की वैल्यू आ गई भाई। सेकंड वाले ने तो बी की भी दे दी, और फर्स्ट वाली इक्वेशन में जाकर आप अपना बी और सी की वैल्यू पुट कर दो। बी की थी -10 और सी की थी 9। अपना सॉल्विंग करी, किसकी आ गई, हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब ए बी सी आ गया, ठीक है। क्या आंसर आएगा, यानी कि 15 - 10 और 9, 15 - 10 और 9, ये तो है हमारे सी ऑप्शन पर। नेक्स्ट देखो, ये भी यही कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर दिस। तो अब आपको आ गया, इनको इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो। फटाफट से दिखा देती हूँ। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा भाई, ए बी सी की मल्टीप्लाई, फिर पहले को पहले के इक्वल, दूसरे को दूसरे के, तीसरे को तीसरे के इक्वल। ये आ गया, फिर से वैसी इक्वेशन आ गई, रिड्यूस सिस्टम। तो कैसे करेंगे, 0 1 1 1, फिर अगले का 1 1 0 0, फिर -1, फिर 0 2 और -1, ठीक। ऑपरेशन लगा लेना। ऑपरेशन लगाने के बाद, अब ऑपरेशन लगाने से पहले पता है क्या था कि मुझे ये था कि भाई ये वाली लाइन ऊपर आ जाए और ये वाली लाइन नीचे आ जाए। मैंने ना इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब R3 यहाँ वाली जगह पर 0 बनाना था, तो R3 + R1 को क्या कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया, ये चीज़ आ गई। अब इस पर ऑपरेशन लगा देंगे, R3 - R2, तो ये 0 बन जाएगी। देखो ये देखो, ठीक है। R3 - R2 किया, ये अब ये बन गया हमारा रिड्यूस सिस्टम। देखो इस पर लग गया सर्कल, इस पर लग गया सर्कल, इस पर लग गया सर्कल। तो पहले वाले का बताना क्या बनेगा, A + B = 0, यही है ना। अच्छा दूसरे वाले का बताओ, B + C = 1। तीसरे वाले का बताओ, C = -2। लो C आ गया, C को इसमें पुट किया, क्या आ गया, B। C भी है, B भी है, पहली वाली इक्वेशन में जाकर लगा दिया, तो क्या आ गया, A। तो अब देख लो क्या आई है, -3 3 और -2, -3 3 और -2 किस पर है, B पर। आंसर हमारा क्या आ गया, B। नेक्स्ट देखो, अब ध्यान से देखना। अब है तो कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन, लेकिन अब ना जो हम पहले इतना बड़ा बड़ा सॉल्व कर रहे थे, इस क्वेश्चन में नीड नहीं पड़ेगी। क्यों, अब ध्यान से देखो क्यों। इस वाले वेक्टर को इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है ना, मतलब कोऑर्डिनेट बताने। आप इस वाले बेसिस को देखो एक बार, ये आपको कौन सा बेसिस लग रहा है, स्टैंडर्ड बेसिस। यस, जब कभी किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट निकालने और उसको उसके स्टैंडर्ड बेसिस के रिलेटेड निकालना हो, तो आंसर वही होता है जो वेक्टर होता है। देख लो क्या है, 3 5 -2। अब आप कहोगे भाई कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। आंसर वैसे बी है, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है, ये था वेक्टर, ये था। अब एक बात बताओ, इसको 3 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको -2, यही नहीं होती भाई ए बी सी की जगह, तो आंसर तो यही आ गया, ठीक है। तो हो गया कंप्लीट, तो करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो पता है भाई स्टैंडर्ड बेसिस है और जो वेक्टर है वही कोऑर्डिनेट वेक्टर है। नेक्स्ट देखो, R4 आपका दे रखा है और कोऑर्डिनेट वेक्टर आपको 1 2 3 4 का इस रिलेटिव बेसिस में निकालना है। ये देखो, ये कैसा बेसिस है, स्टैंडर्ड। और अभी मैंने आपको बताया भाई वेक्टर को अगर स्टैंडर्ड बेसिस के उसमें कोऑर्डिनेट चेक करने हो तो वही आंसर होता है, तो 1 2 3 4 यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, W एक 3 डायमेंशनल सबस्पेस है। अब इसका पता है क्या मतलब है, 3 डायमेंशनल का मतलब कि W की डायमेंशन कितनी है, 3। कहते हैं क्वोशिएंट स्पेस V mod W, इसकी डायमेंशन कितनी है, 8। और हमें किसकी बतानी है, V की। मैंने आपको फॉर्मूला लर्न करा रखा है, देखो W की डायमेंशन 3, V mod W की डायमेंशन 8। फॉर्मूला क्या कहता है, V mod W की डायमेंशन का ऊपर वाले की डायमेंशन माइनस नीचे वाले की डायमेंशन। इसकी वैल्यू 8 पुट करी, W वाले की कितनी है, 3, बस 8 पड़ा रह गया, 3 इधर आ गया। V की डायमेंशन कितनी आ गई, 11। 11 कौन से पे है, C पर, तो आंसर क्या हो गया, C। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये तो नेक्स्ट है, इससे ऊपर वाला ये था हमारा, क्या आ गया, C। अब देखो जो नेक्स्ट है ना, वो भी एक तरह से यही वाला ही क्वेश्चन है। कहते हैं
डायमेंशन ऑफ ई मॉड डब्ल्यू इज़ दिस एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज़ दिस, और वी की निकालनी है। बस उसने लैंग्वेज में लिख दिया था ऊपर वाले ने, देखो कहता था डब्ल्यू 3 डायमेंशन का है, और इसने क्या कहा डब्ल्यू की डायमेंशन 3 है। इसने क्या कहा वी मोड डब्ल्यू एक क्वेश्चन स्पेस है उसकी है 8, और इसने पूरा लिख के बता दिया ये वाला, और कहता वी की निकालो, वी की। तो आंसर कितना आया था 11 ना, 11 कौन से ऑप्शन पर है ए, तो आंसर। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है MCQ का। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में MCQs कंटिन्यू करें।